जीवीए के बारे में हमने कंक्लूड किया था और जीवीए के बाद हमें कंसिस्ट स्टेटमेंट कैसे बनाना है इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन हमने यहाँ पे किया था। ओके, अब आज अपन को नेक्स्ट कंसेप्ट जो पढ़ना है, कंसेप्ट इज नॉन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, चीज़ को हमको समझना है। क्या सबको रिकॉर्डिंग बनाना है? अच्छे इजी जब जो टफ था बहुत ही टॉपिक था मेरे हिसाब से। तो क्या लगता है, क्या जीवी के उसे एग्जाम में आना चाहिए? आना ही चाहिए, और उसके बाद रिकॉर्डिंग तो आना ही किसी भी हालत में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। दिस इज द कंसेप्ट। ये कैसा कंसेप्ट है, आगे फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ पे भी। और इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कंसेप्ट सबसे पहले क्या हमें बताता है, सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जैसा हमने ये बात किया किसके लिए बेटा, जीवीए के लिए। तो जीवीए तो 6 लोगों के बारे में बताता है कि 6 लोग क्या क्या करना चाहते हैं। बोलो है, हम बात करें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमें क्या सिखाएगा? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के ऊपर एग्जाम में 2 बार थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इकोनॉमिक वैल्यू एडेड या व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, इस चीज के बारे में एग्जाम क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक ऐसा चीज है या एक ऐसी चीज बोलूं मैं जो हमें ये बताता है चीज के बारे में कि यार एक सबसे पहली बात तो ये इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमें ये बताता है कि हमारे रेवेन्यू के बारे में बताता है। किसको बताता है? रेवेन्यू। क्या हमारे इतने रेवेन्यू है कि हमारे शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के से ऊपर प्रॉफिट कमाना, क्या उससे कम प्रॉफिट तो नहीं कमाना? समझना। तो फिर आप सब लोग फिर अपने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हमें एक ऐसा चीज है या एक ऐसी फॉर्मूला है या एक ऐसा टेक्निक है या एक ऐसी कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है कि हमारी कंपनी की रेवेन्यू, क्योंकि हम समझ रहे हैं कंपनी प्रॉफिट कमाई तो अच्छी, कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाई तो बुरी, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो इतनी बात करता है कि ये जो कंपनी के द्वारा प्रॉफिट कमाया जा रहा है क्या ये शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात है या शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात नहीं है। इनफैक्ट ये इतना भी बताता है नो डाउट ये कंपनी आज प्रॉफिट कमा रही है, बट क्या फ्यूचर में इसकी शेयर की प्राइस कम होने वाली है या नहीं होने वाली है, ये क्या होगा इस चीज के बारे में बताता है। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट या सॉरी स्टेटमेंट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक ऐसा कांसेप्ट है जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है क्या ये शेयर होल्डर के हिसाब से सही है या नहीं। इनफैक्ट ये बताता है शेयर होल्डर के हिसाब से सही है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ये बताता है कि जितनी शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशंस हैं क्या इसको बराबर पैसा कमा रही है या उससे कम कमा रही है। तो अगर जितनी कंपनी की शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है अगर उससे ज्यादा कमा रही है तो अच्छी बात, जितनी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो शेयर होल्डर के एक्सपेक्टेशन से क्या है, कम है, तो अल्टीमेटली क्या है, बुरी बात। और जितना मतलब से एग्जांपल मान लो आज प्रॉफिट कमाना है, बोलो क्या होगा बेटा, प्रॉफिट कमाना, और इनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक का क्या बोलूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ना कॉस्ट ऑफ क्या बोलूंगा ना कैपिटल, जितनी आपकी कैपिटल लगी है, मैं कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड से है, किससे मतलब जितनी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या उतनी कैपिटल एम्प्लॉयड, अब कैपिटल में जितना पैसा लगाया इन क्या इन पैसों के ऊपर क्या इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस होगी, समझ में नहीं आया। बड़ा एक कंपनी से पैसा लगाती है, एक अपना लाइक मैं आज कंपनी हूं, मेरी कंपनी का दी इक्विटी शेयर्स है, मेरी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स है, मेरी कंपनी में डिबेंचर्स है, मेरी कंपनी में ये डिबेंचर लोन है, क्या ये एलिजिबल कैपिटल का पार्टी नो डाउट मैं कैपिटल का समझते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर, बट मैं यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं, इसकी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म पॉइंट्स भी आते हैं और लॉन्ग टर्म पॉइंट्स आते हैं, क्या लॉन्ग टर्म पॉइंट्स से एग्जांपल क्या इक्विटी शेयर का क्या हम उससे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो अल्टीमेटली क्या मेरी शेयर की कॉस्ट क्या है, डिविडेंड की कॉस्ट है, अल्टीमेटली इक्विटी की कॉस्ट होगी। मैं बात करता हूं प्रेफरेंस शेयर उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, बोलो डिविडेंड। अब मैं बात करता हूं डिवेंचर से उससे क्या इंटरेस्ट, बैंक क्या जाएंगे इंटरेस्ट, क्या मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं कि इनकी जो कॉस्ट है इनको मैं रिकवर कर पाऊं, जबकि अब जब प्रॉफिट सोचते हैं प्रॉफिट में सिर्फ नेट प्रॉफिट आता है, नेट कब आता है बेटा, सारी इनकम है सारे खर्चों करने के बाद, और खर्चों में क्या इंटरेस्ट भी आ गया, बट
बट इसमें से क्या मैं प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस करता हूँ? क्या इसमें से डिविडेंड और इक्विटी शेयर माइनस करता हूँ? नहीं। तो मुझे ये सोचना है कि ईवी है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी टेक्निक है जो बताती है कंपनी के जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनकी जो कॉस्ट है, क्या उस कॉस्ट को रिकवर करने जितना प्रॉफिट है या नहीं, क्या उससे ज्यादा है या उससे कम? अगर इतनी कॉस्ट है और उससे भी कम कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या इसकी वजह से क्या उनकी कैपिटल को डिस्ट्रॉय होगा? अरे अगर आज कंपनी को जितना प्रॉफिट कमाना है, से एग्जांपल मेरी कंपनी में शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस डिबेंचर्स, इनको 2 लाख, इनको 3 लाख, इनको 4 लाख, कितना हुआ? 2 3 5 हजार 9 लाख देना। कंपनी प्रॉफिट कमाई सिर्फ 7 लाख रुपए, इसका नुकसान है फायदा? तो मेरे साथ जो प्रॉफिट कमाया था 7 लाख रुपए, जबकि मेरे कंपनी के अंदर जो पैसा लगाया उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी कमाओ? 9 लाख। क्या मैं कम कमा रहा हूं, ज्यादा कमा रहा हूं? कम कमा रहा हूं। तो अल्टीमेटली मेरी कैपिटल धीरे-धीरे डिस्टर्ब हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और अल्टीमेटली होगी। तो क्या ऐसी कंपनी में आप पैसा लगाना पसंद करो? आंसर इज नो। Are you getting my first? This is the concept of economic value added. Value added also बताता है कि एक कंपनी अपने इन्वेस्टर्स की जो कॉस्ट है, क्या उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है या उससे कम कमा रही है? अगर कंपनी ज्यादा कमा रही है तो अच्छी बात है, कम कमा रही है तो बुरी बात है। This is the concept of EVA. तो सही EVA निकलेगा कैसे? क्या कैसे? बोलो ध्यान से, ये EVA पूरा फॉर्मूला चलेगा, पूरा रट्टा डिवीजन का भंडार, वो समझ रहा है? ध्यान से। तो ना हम यहाँ बात करेंगे कि इसकी EV है, तो EV है, इसको बोलेंगे शॉर्ट में क्या? EVA। तो ये बात हुई EVA, इसी वैल्यू क्या होता है? नो पेड माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकम। मैं क्या बोला बेटा? No paid. So what is the meaning of no paid? No paid मतलब non-operating profit after. वो समझना? तो non-operating profit after tax में से मतलब आपके पास बिजनेस के तो प्रॉफिट होते हैं, अगर उस प्रॉफिट के अंदर अगर कोई भी non-operating इनकम ऐड होकर आ रही है, उसको उठाओ। सिर्फ क्या चाहिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे यहाँ पर चाहिए। क्या आगे हो सकता हूँ? अरे बोलो, तो बस कहते हैं नॉट प्लस का नेट आएगा, सॉरी क्या होगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, इसमें से लेस लो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, नहीं कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकम। अरे बोलो, अब सही कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? ये आपने कहना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ, मुझे एक बताओ, शेयर होल्डर से एग्जांपल, कोई रटना मत, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। मैं आज कंपनी हूँ और मेरे आप डिबेंचर होल्डर, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? रिटर्न किस वे में? इंटरेस्ट। तो क्या इंटरेस्ट ही अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट है? अरे से एग्जांपल ये होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे? डिविडेंड। क्या यही मेरी अल्टीमेटली कॉस्ट है? देखो बेटा, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिया, तो 10 लाख के बदले 10 लाख मैं और दूंगा, मेरी कॉस्ट है क्या? पर 10 लाख मैंने आपसे लिया और इसके बदले में मैं हर साल आपको कोई इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूं, इसको मैं हर साल में डिविडेंड का पेमेंट कर रहा हूं, फिर जो इंटरेस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जो आपको मैं डिविडेंड आपको दे रहा हूं, तो यही तो मेरी कॉस्ट है। अरे तो इस चीज के बारे में मैंने बात किया, तो उनकी कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट का, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? क्या समझना? WACC मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये क्या होता है? आप भी अभी देखते हो समझ में नहीं क्या लिखा, जैसे मैं इंटरप्रेट कर जाऊंगा, उसको एलिमेंट होगा, आपको समझ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए, फिर बात करूंगा WACC। अब एक बात बताओ, आप सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सभी जानते हैं क्या होता है? देखो बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स
क्या ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस में कॉस्टिंग के अंदर लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये क्या है? ये जो गिवन है इसमें से इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा सच अमाउंट इज नॉट एज कैपिटल such amount is known as a capital employed. अरे बोलो WACC weighted average cost of capital क्या बताऊं उसको आप सिर्फ ये आपको मेन चीज समझनी है क्या कैपिटल। अब एक बात बताओ इसकी कॉस्ट क्या होगी? अरे इसकी कॉस्ट क्या होगी? डिविडेंड बेटा इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट डिविडेंड क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली इसी का है। इसकी कॉस्ट भी क्या होगी? डिविडेंड। क्या बोले सबको समझ में अच्छे से आया? क्लियर। तो मुझे बताओ इसके ऊपर 10%, इसके ऊपर 15%, इसके ऊपर 8%, इसके ऊपर 15%, इसके ऊपर ऐसा कुछ गिवन है। तो ये सबकी एक-एक रेट गिवन है। हम इसका अगर एवरेज कर दें तो क्या आ जाएगी? अरे बोलो तो WCC मतलब क्या होगा बेटा? वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज लिखा होता तो जितनी भी रेट गिवन होती इन सबको मैं जोड़ता डिवाइड करता तो क्या सिंपल हो जाता? मैंने सिंपल एवरेज लिखा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी फुल फॉर्म है। अब सर ये निकलता कैसे है ये तो बता दो। आओ देखो से एग्जांपल लेके ये नॉन पेड इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन गिवन भी नहीं ध्यान से मैं एकदम बेहतर तरीके समझाऊंगा बहुत ही अच्छे समझ में आपको ऑटोमेटिक एक चीज समझ में आएगा। ये मैंने यहाँ लिखा लेट एज्यूम मैं इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस 10 लाख सभी का ध्यान बोर्ड पे एक बार समझ में आ गया इस पूरे कंसेप्ट में सिर्फ एक ही चीज आपको रुलाएगी वो WACC। अगर आपको ये आता तो पूरा EVA आता अगर ये नहीं आता तो आपको EVA भी नहीं आता कुछ भी EVA नहीं आता। So now the very important point is my equity share capital rupees 10 lakh reserve surplus rupees 5 lakh my preferential capital is rupees 7 lakh but my long-term borrowings is rupees 5 lakh. Is it possible? The total cost will be 27 lakh rupees. No. Yes. 27 lakh rupees. This is the my capital employed. और इसको देखा है तो और मतलब तो operating capital employed. अरे this is the operating capital employed ना यानी कि operating capital employed. operating capital अरे हाँ है क्या? अब यहाँ पर क्या इक्विटी शेयर होल्डर उससे डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रखी है वही तो मेरी एलिजिबिलिटी मेरी क्या है? कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अरे बोलो इसकी तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे लोग? डिविडेंड। अरे बोलो तो यही एलिजिबिलिटी कॉस्ट ऑफ क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बोलो जवाब दो। क्या मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या मैं इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का शॉर्ट फॉर्म दूं? KE फॉर इक्विटी K फॉर कॉस्ट इज इट यूके इंग्लिश? अरे बोल समझ E फॉर इक्विटी C फॉर कॉस्ट होता है वो कॉस्टिंग में होता है यहाँ पे नहीं होता है क्या कॉस्टिंग का रिजल्ट थोड़ी हो गया अब अकाउंट्स क्या है तो यहाँ पे K फॉर कॉस्ट K फॉर का था K फॉर कॉस्ट हुआ ना समझ में आया क्या? क्लियर। इसी तरीके से मुझे बताओ क्या ये कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस क्या ये इन्हीं का पैसा है तो क्या ये भी इसमें क्या एक्सपेक्ट करेंगे? डिविडेंड। बोलो तो ये क्या कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस क्या ये यही होगा नहीं होगा? तो क्या इसको कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस बोलना से क्या रामू बाबा वो समझना है इसमें क्या आप KR बोलो इसको KE बोलो उस फर्क नहीं पड़ता। 99.99999% केस के अंदर KR इक्वल टू KE होता है। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम का चैप्टर पढ़ोगे क्या पढ़ोगे? प्रोफेशनल लेवल जब आप आओगे तो वहां पे आप
आपको चैप्टर एफएम के अंदर चैप्टर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वहां पे ये इसके ऊपर एक सिंगल चैप्टर है जो कम से कम फ्यूचर 20 दिन पढ़ाते हैं। 20 दिन आप बोल दिया रखा है, 5 दिन तक पढ़ाने वाला होंगे बेटा आराम से, तो लगता है। तो ये क्या है केया, समझ रहे केया मतलब कॉस्ट ऑफ विजिबल सरप्लस। अगर उसको कॉस्ट ऑफ विजिबल सरप्लस ना बोल के अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलो तो भी वो गलत नहीं होगा। तो मैं केया नहीं बोल सकता और चाहो तो क्या होगा के। तो जो मैं के ही निकालूंगा तो जो इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और इसकी कॉस्ट इसकी जो कॉस्ट हुई क्या होगी बेटा, इसकी कॉस्ट में इसकी निकालने की जरूरत मुझे नहीं। तो मुझे बताओ क्या प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट होगी, वो कॉस्ट क्या होगी डिविडेंड, वो कॉस्ट क्या होगी डिविडेंड, और वो होगी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मैं बोल सकता हूं केपी, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, बोलो इसकी कॉस्ट क्या होगी इंटरेस्ट। तो क्या बोरोइंग्स है ये बोल सकता हूं डिवेंचर्स ऐसा नहीं है, तो इसकी कॉस्ट क्या है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, तो क्या बोल सकता हूं केडी, दैट्स इट। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केआर मतलब कॉस्ट ऑफ यूनिट सरप्लस, और केआर गिवन नहीं तो केई क्या बन जाएगा केआर बन जाएगा, और केपी मतलब क्या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। अरे बात मुझे बताई जाए आपके द्वारा कि डिवेंचर होल्डर से एग्जांपल आपके पास मतलब से एग्जांपल यू आर द कंपनी, आप कंपनी हो, आपकी कंपनी में मैंने पैसा लगाया, कितनी समझता है आंसर बहुत पहले समझ में आएगा। आपकी कंपनी का मेरे पास एक डिवेंचर से और डिवेंचर की फीस कितने रुपए 100 रुपए, कैसा हो सकता है वो 14% वाला डिवेंचर है, कितना परसेंट वाला, बताओ आपकी कॉस्ट क्या है 100 रुपए की, आपकी कॉस्ट क्या बेटी 1 साल की, अरे 100 रुपए मैंने आपको दिया, क्या आप मुझे वापस लौटा दोगे, तो कॉस्ट लगी क्या 100 रुपए आपने मुझे दिया, तो इसके बदले में मुझे 100 रुपए के साथ साथ एंड ऑफ द ईयर में इंटरेस्ट भी दोगे, तो आपको तो आपकी 100 रुपए लेने की कॉस्ट क्या लगी 100 रुपए 14 रुपए 14 रुपए, ओनली 40 रुपीस विल बी योर कॉस्ट। अब बेटा आप जब 40 रुपीस जो पे करोगे क्या ये आपके लिए खर्चा है, और इस खर्चे के ऊपर क्या टैक्स में छूट क्लेम कर दो, आपने खर्चा किया तो इस खर्चे की क्या इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है, बिजनेस प्रोफेशन पढ़ते होंगे इंटरेस्ट की छूट मिलती है, अरे हाँ यार तो वहां पे टैक्स देना पड़ा होगा, क्या छूट मिलती है इंटरेस्ट की। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ 14 रुपए आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उसके ऊपर आपको 14 रुपए आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, तो आपका प्रॉफिट कम या बढ़ा, अरे कम हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स कम हुआ, अल्टीमेटली फायदा है नुकसान। तो बेटा 14 रुपए आपने मुझे टैक्स पे किया, तो आपके ऊपर लगने वाला टैक्स रेट मान लो 30% से है, तो मुझे बताओ अगर 40 रुपीस का अगर आप मुझे पेमेंट नहीं करते या 40 रुपीस का खर्चा नहीं होता तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया था, और प्रॉफिट 14 रुपए से बढ़ गया था, तो 14 रुपए के ऊपर 30% से आपको टैक्स लगता, तो क्या वो टैक्स बच गया, क्या ये आपका फायदा है या नुकसान। तो मुझे बताओ नो डाउट आपको दिख रहा है 40% से आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, बट आपको 14 रुपए का पेमेंट करने की वजह से टैक्स में बेनिफिट भी मिला, तो कुछ फायदा तो कुछ नुकसान तो कुछ फायदा भी तो है, कितना जितना टैक्स का बेनिफिट मिला। तो से एग्जांपल 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो टैक्स का रेट कितना बन 40%, 1 माइनस 0.4, तो अल्टीमेटली इफेक्टिव क्या हो गया बोलो, मल्टीप्लाई करते हैं आप बेटा, मेरे से कितना सा क्वेश्चन है 14 में 0.6 का मल्टीप्लाई करना, दिस इज माय कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, अरे दिस इज माय कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, तो क्या ये अल्टीमेटली क्या केडी निकाल दिया हमने, क्या ये तो मेरा केडी है, अरे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स तो ये निकला क्या, ये हमने केडी निकाला, तो ये अल्टीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इज द आई, क्या मैं इंटरेस्ट को आई बोल सकता हूं, अरे तो आई फॉर इंटरेस्ट, क्या इसमें टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, टी फॉर टैक्स, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स अगर आप निकालने के लिए बोले तो निकाल पाओ, और कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स आपके लिए बोले तो क्या निकाल पाओ, दैट्स इट, इतना ऐसे कर सकते हैं। और एक बात बताओ, मैंने इसके लिए हमने बात कर ली केडी, तो मान लो हमने इसके बारे में बात तो की, तो हमने जब इसका निकाला कितना 8.4%, तो बोरिंग्स में कितनी कॉस्ट आ रही है बेटा 8.4% कॉस्ट आ रही है,
अरे हाय ना, अब अगली कॉस्ट के बारे में जब आपसे बात करता हूँ, ये नहीं बात करो कि प्रेफरेंशियल कितने परसेंट वाला है, 10% वाला। लेट एज्यूम आपके पास जो प्रेफरेंशियल कितने परसेंट वाला बेटा, 10%। अब जब आप अपने प्रेफरेंशियल होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो क्या आपके लिए खर्चा खर्चा में इसके क्या इनकम टैक्स में छूट मिलती है? आपके पूरा इनकम टैक्स पड़ जाओ, कैपिटल बोला डिविडेंड की छूट मिलेगी। Dividend is the appropriation of profit, not to be your expenditure. Profit का बंटवारा है, खर्चा थोड़ी। तो क्या नो डाउट आप 10% से फिक्स है इसको डिविडेंड का पेमेंट करो, क्या अल्टीमेटली वो खर्चा आपको दिख रहा है और खर्चे की आपको छूट मिल रही है क्या? तो कॉस्ट पूरी की पूरी है अधूरी? जबकि यहाँ पे 14 रुपए का हमने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, 14 रुपए पूरा खर्चा है, पर 14 रुपए खर्चे के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो कुछ खर्चा है कुछ फायदा तो नहीं की अल्टीमेटली कॉस्ट मिली। अरे हमारे इंटरेस्ट टेंशन पर जब प्रिवेंशन के बारे में आपसे बात करूं तो प्रिवेंशन को जब डिविडेंड देते हो क्या उसके ऊपर आपको टैक्स की छूट मिलती है? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताओ क्या आपकी पूरी कॉस्ट बनेगी या कुछ बनेगी? तो दैट मींस अगर मैं बोलूं केपी मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ डिफरेंशियल, क्या रेट ऑफ डिविडेंड होगा डिफरेंशियल का, क्या ये अल्टीमेटली वही पूरा अल्टीमेटली आपका क्या कॉस्ट ऑफ डिफरेंशियल? अरे हां क्या टैक्सेस माइनस करूं? नहीं, दैट्स इट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो बेटा ये निकल के आया, मान लो 10% निकल के आ गया, बोलो। और मान लो ये एक निकल गया, हम क्या सिखाया नहीं, मान लो आपको पता है कितना बेटा 7%, मगर ये 7% ये भी कितना होगा 7%। अरे बोलो आपकी मुझे बताओ कुल, मैं बात करना चाह रहा हूं आपको उससे बेटा, कैसे बात करना चाहूंगा, ध्यान से देखो। क्या आपकी कैपिटल 27 लाख रुपीस है? अब मुझे आपको क्या चाहिए, WACC मतलब एवरेज चाहिए, एवरेज सिंपल चाहिए वेटेड? अगर सिंपल चाहिए होता तो 7 + 7 + 10 + 8.4 डिवाइड बाय 4 करके सिंपल एवरेज आता। वो सिंपल एवरेज चाहिए वेटेड एवरेज चाहिए, तो वेटेड एवरेज चाहिए दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, दिस विल बी एवरेज। आपको एवरेज वेट देना है ना, तो इसके ऊपर वेट देना है, इसके ऊपर वेट देना है, वेट तो इसके ऊपर देना है। अरे आपको वेटेड एवरेज कैपिटल निकालनी है या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है? आपको वेटेड एवरेज रेट चाहिए ना या वेटेड एवरेज कैपिटल चाहिए? आपको वेटेड एवरेज क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट की कैपिटल की कॉस्ट तो ये है कि ये कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट आपकी ये है, ये आपकी कॉस्ट है। अरे 7% आपकी कॉस्ट है, 10 लाख आपकी कॉस्ट है। अरे नालायक को बेटा 10 लाख कैसे कॉस्ट होगी? 10 लाख है, 10 लाख तो दोनों का कॉस्ट तो आपकी ये बनेगी ना इंटरेस्ट की, तो 10 लाख थोड़ी बहुत भी सरल नहीं बच्ची बोलते। अरे बेटा ये 10 लाख आपकी कॉस्ट है, 10 लाख पे लगने वाला इंटरेस्ट आपका कॉस्ट है। हाँ 10 लाख पे लगने वाला डिविडेंड, 5 लाख पे लगने वाला डिविडेंड, 7 लाख पे लगने वाला डिविडेंड, 5 लाख पे ये कॉस्ट है। अब इसको वेट देना है, वेट कितना दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ना, वेट दिया जाएगा इस अमाउंट से, वेट दिया जाएगा बेटा अमाउंट से। कैसे दोगे? 7 याद से बता, तो 7 मल्टीप्लाई में कितना हो 70 लाख। अरे 7 सिर्फ 7 से बेटा, सिर्फ 7 से बेटा है ना, 7% है, मतलब कितना है बोलो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 7, परसेंटेज मतलब लगाना है 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 7, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हुआ 35 लाख। याद से देखना बेटा, फिर एक बार दूसरे को समझाऊंगा नहीं, गया मतलब गया, और फिर पकड़ नहीं पाओगे तो ध्यान रखिए आपको। क्लियर? 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ 70 लाख। बोलो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 बोलो इज इट क्लियर? टोटल कॉस्ट है कितनी है 2 करोड़ 17 लाख। अरे हाय ना, 2 करोड़ 17 लाख डिवाइड बाय कैपिटल कितनी 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है? सॉरी 803 जो मल्टीप्लाई नहीं करना है 100 यस सर पॉइंट डाल दो
अच्छा 803 ऐसा आ रहा है क्या? अच्छा हाँ बेटा सुनो सुनो गलती हो गलती से मिस्टेक हो गई गलती हो गई यार। बस परसेंटेज करना है एक बार 70,000 35,000 70,000 42,000 कितना बेटा 2,12,000 के 2,17 आएगा 2,10 आ गया 2,17,000 8.03 This will be your क्या हो जाएगा weighted average। अब ये 8.03 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी क्या ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। और मान लो ये जो भी मेरा आपने ये हो सीखा है अरे बोलो तो क्या आपको सुनो मैंने सिर्फ अभी तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना नहीं सिखाया बाकी क्या आप वेटेड ये निकाल सकते हो नहीं आया समझ में नहीं आया एक बार फिर सुन लो समझ में आया अच्छे से बेटा अरे बोलो बट अब सबसे मुद्दे वाली बात सर के कैसे निकाला जाए के मतलब के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस कैसे निकाला जाए इस चीज के बारे में आपको बोलिए तो नाउ फर्स्ट केई निकालने के डिफरेंट टू अप्रोच है कितने अप्रोच है दो अप्रोच को ध्यान से रखना पड़ेगा आपको क्या पड़ेगा रखना और रखने में आप लोग मान लीजिए समझ रहे हैं आओ तो केई निकालना क्या निकालो बेटा केई मतलब कॉस्ट ऑफ तो d1 upon p0 plus g d1 upon p0 plus g denote growth rate बातचीत नहीं बेटा p0 denote current market price D1 मतलब expected dividend मतलब फ्यूचर टेंस में अगर कोई भी डिविडेंड गिवन है कि फ्यूचर में इतना दिया जाएगा तो इसे कौन सा D1 अगर पास्ट टेंस में अगर डिविडेंड गिवन है इस लास्ट ईयर डिविडेंड अरे तो सच डिविडेंड D0 दैट मींस क्या होगा लास्ट ईयर डिविडेंड अरे बोलो अरे ना तो आपके पास क्वेश्चन में D1 गिवन है बहुत अच्छी बात अगर D1 गिवन नहीं है तो D1 निकाल पाओगे किससे D0 के थ्रू से तो समझ में आया तो इस केस में कैसे निकलेगा ध्यान से देखो बेटा एक बार तो नाउ जब D1 निकालने का तरीका क्या D0 plus 1 plus G क्या बोला बेटा अरे बोलो क्या बोला बेटा मैंने एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालना अगर D0 गिवन है तो D0 की सहायता से आप D1 निकाल सकते हैं अरे ना तो D0 की सहायता से D1 कैसे निकालोगे बोलो D0 के अंदर 1 plus G का G मतलब G है बेटा 1 plus G मतलब ग्रोथ रेट से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका D1 आ जाएगा अरे बोलो इसको सॉल्व करने से जो आएगा सच नॉन ऐसे क्या बन जाएगा के वो समझ में आया अरे बोलो ना बेटा अगर आप सुनो अगर आप केई सुनो इससे आप सर हमें कैसे केई निकालने के दो फॉर्मूले एक तो या इस तरीके से या तो इस तरीके से सर ये कब निकलेगा जब क्वेश्चन में D1 गिवन हो जब क्वेश्चन में P0 गिवन हो जब क्वेश्चन में G गिवन है दैट मींस क्वेश्चन केई निकालेगा इस तरीके से अगर D1 P0 या G ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है तो केई क्वेश्चन में गिवन होगा अगर गिवन नहीं होगा तो आपके पास अगर के की ऐसे कोई इंफॉर्मेशन के की क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है ये सब कुछ गिवन नहीं है तो के निकालने का दूसरा फॉर्मूला ध्यान से डरना
लड़ना पना है RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाई बीटा। सर फिजिक्स से चल रहा है, अकाउंट चल रहा है, मैं से समझ नहीं आ रहा। समझ में आया? हाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट जब आता है उसमें आएगा बेटा आप लोग पोर्टफोलियो। अगेन जब प्रोफेशनल ना हो गया अगेन आपको ये बताएगा कोएफिशिएंट रिग्रेशन में पढ़ते हैं वहाँ काम आएंगे, कोरिलेशन सब वहाँ आएंगे जब प्रोफेशनल में आओगे वापस। तो फिर से तो नहीं है बेटा, क्या मतलब है? नो केई मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। RF मतलब बातचीत नहीं, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाई बीटा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा और मैं चाहता हूँ कि फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाए। बच्चा फॉर्मूला याद नहीं होता तो सिंपल है, इसको निकालना बी और करो। इसका मतलब बीटा। RF मतलब क्या? रिस्क फ्री रिटर्न। RM मतलब क्या? मार्केट रिटर्न। तो बातचीत नहीं ना, जस्ट कर दो प्लस हाँ पूरा स्टार्ट कहाँ से करें? जैसे खत्म होना वहाँ से। समझ में आ गया? बस एक चीज और निकाल सीख जाए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन खत्म ही हो गया। महाराष्ट्र में बोलते हैं ऐसा, महाराष्ट्र में आएगा मतलब माँ होती है बेटा। बताओ एवीए टर्म है या जीवीए? जीवीए टर्म है नहीं जीवीए बेटा। तो एग्जाम में एवीए पूछता है बार बार बेटा। स्टूडेंट बात बताओ, क्या आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल पाओगे? कैसे निकलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, समझ में आया? अमाउंट लिखोगे, जब हमने यहाँ पे परसेंटेज इधर लिख दिया बेटा, जब आप नोटबुक में सुनोगे तो परसेंटेज इधर लिखना 7 समझाएंगे लिखा था बेटा, दैट्स इट। तो समझ में आया? अरे बोलो बराबर बोलना यार बेटा। नाउ नेक्स्ट लिखो बेटा। नहीं यार मेरे पास समय बहुत कम है बेटा, प्लीज समझो बेटा। कॉपी पेस्ट करो बेटा, आज बहुत कम समय है बेटा मेरे पास 10 मिनट और बचे हैं बेटा। अब 3 क्वेश्चन फाइनल कर देता हूँ बेटा। अब बता मेरे शक्ल इसको खराब है से है। चलो हाँ बेटा बातचीत नहीं बेटा। बेटा मैंने इस क्वेश्चन के लिए एक बात बताओ, मैंने आपको एवी निकालना है। अगर ये पॉजिटिव निकला तो अच्छी बात है, बुरी बात? नेगेटिव निकला तो बुरी बात, तो गंदी बात। ना अब हम बताओ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, बस ये कैसे कर समझ में आ गया?
तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे? WACC मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती दिस वन का सम किया तो क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे बोलो। फिर क्या आएगा? ये जो अमाउंट है इसके ऊपर परसेंटेज इंप्लीमेंट कर देना। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात, नहीं तो निकालना पड़ेगा। निकालने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोलो हां या ना? वेरी गुड। उसके बाद अब आता है किसके बाद? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जान है इस कंसेप्ट में, वो समझना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि कैसे निकलता है। जो समझना आप समझ तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। थोड़ा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एंड ऑफ पीएटी। ये बिफोर टैक्स क्या ये पीएटी और नो पेड एक चीज अलग-अलग है? अलग-अलग है। समझना है आपके पास। समझदार को मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप सभी को पता है आप सेल्स करते हो, उससे आपके खर्चे मैनेज करते हो, बोलो फिक्स कॉस्ट मैनेज करते हो, ये वेरिएबल कॉस्ट भी आता है, कंट्रीब्यूशन भी आता है, फिक्स कॉस्ट इसलिए प्रॉफिट असल प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से लेस करेंगे क्या का? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें टैक्स मैनेज करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या ऐसी बनती है कि गलत तो नहीं पड़ा? हां समझना। ये आपकी सेल, ये लिखा सेल लिखा आपने क्या? वेरिएबल कॉस्ट। फिर आया क्या आपके पास? कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस कर दिया आपने फिक्स्ड कॉस्ट। बातचीत बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या आएगा आपके पास? प्रॉफिट। किस प्रॉफिट को मैं EBIT या इसको PBIT बोल सकता हूँ? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर इसमें से मैं इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करता तो जो आता उसका पीबीटी बोलता या इसको मैं ईबीटी बोलता। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैं इसमें से टैक्स को माइनस करता तो फिर क्या आता? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EAT या PAT। दिस इज नॉन एज अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें किसी को किसी प्रकार की दुविधा समझना है क्या? ये पेड और ये पेड अलग है क्या? ना, ये अलग नहीं है, अलग है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें तो सारी प्रकार की इनकम, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग सब इंक्लूडिंग है। अरे हाँ यार सुनाओ। अब समझना, मुझे पेड क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मुझे क्या चाहिए बेटा? नो पेड। कैसे निकलेगा? तो इस नो पेड के अंदर ज्ञान से तो कंप्यूटेशन ऑफ ज्ञान से कंप्यूटेशन ऑफ नो पेड पर्टिकुलर एन अमाउंट। समझना बड़े ध्यान से। आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा? पेड। बोला बोला पेड मतलब क्या? पेड मतलब ये डबल है। समझना? पेड मतलब क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से अब समझना, सुनो गलती गलती। अब इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करो क्या? टैक्स। तो क्या आ गया? क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो जवाब दो। इसमें ऐड करो क्या बेटा? इंटरेस्ट। तो क्या आ गया? PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। अब इसमें से लेस करो टैक्स ना। ये जो PBIT है, ये जो EBIT दिख रहा है, ये दिख रहा है। राखी की बात कर लेंगे। हाँ नहीं, राखी वाली की बात नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ नो पेड। बिल्कुल बातचीत नहीं, बिल्कुल भी नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये आया आपके पास क्या? पेड। इसमें ऐड करोगे क्या? टैक्स।
फिर आएगा क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें ऐड करो क्या इंटरेस्ट, फिर आएगा आपका क्या पीबीआईटी या इसको बोल सकता हूँ ईबीआईटी, इसमें वापस से लेस करो, ऐड नहीं लेस करो, ये देन जो अमाउंट आएगा सच अमाउंट इज नॉन एज नो पेड। ओहो आपके पास क्वेश्चन में ऑलवेज नो पेड गिवन होगा, ऑलवेज नो पेड गिवन, आई एम सॉरी पेड गिवन होगा, क्वेश्चन में ऑलवेज पेड गिवन होगा, क्या गिवन होगा पेड, पेड मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें वापस आप टैक्स की रेट गिवन होगी तो टैक्स का अमाउंट क्या होगा ऐड कर दोगे, फिर क्या आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें ऐड कर दो क्या इंटरेस्ट, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसमें से क्या माइनस कर दो टैक्स, इंटरेस्ट माइनस कर करना टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, देन जो अमाउंट आएगा सच अमाउंट इज नॉन एज, क्या हो जाएगा नो पे। आपको समझ में नहीं आया ना पक्का बेटा, बट 99% में क्वेश्चन में अगर पेड गिवन कर लो तो क्वेश्चन पेड ही गिवन नहीं है, क्वेश्चन नहीं करेंगे ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चन में सुनो पेड गिवन नहीं है तो पेड निकालने की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर पेड गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है पेड, तो क्वेश्चन में डीएफएल गिवन होगा, क्या बड़ा बातचीत नहीं है, क्या गिवन होगा डीएफएल, सर डीएलएफ है डीएफएल समझना बेटा। अब क्वेश्चन के अंदर अभी 1 मिनट के लिए मान लो पेड गिवन था, पेड से निकाल लेंगे, अरे बोलो अब क्वेश्चन में पेड ही गिवन नहीं है तो क्या निकाल लोगे बेटा, पेड निकाल लो तो समझ रहा बातचीत नहीं बेटा। तो आपके पास क्वेश्चन में डीएफएल गिवन हो, क्या गिवन होगा डीएफएल मतलब डिग्री देनी नहीं है बेटा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ये अगेन आपका चैप्टर मैथमेटिक्स के अंदर बेटा प्रोफेशनल के अंदर तो नहीं पढ़ेंगे आगे पढ़ा रहा है, क्या निकलता है ईबीआईटी मतलब क्या होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको क्वेश्चन में अगर पेड गिवन अच्छी बात नहीं तो आपको पेड निकालना, सॉरी अगर क्वेश्चन में पेड गिवन अच्छी बात नहीं तो आपके पास क्वेश्चन में डीएफएल गिवन होगा, डीएफएल से क्या निकालोगे आप ईबीआईटी, और ईबीआईटी से तो आपको नो पेड निकालना आता है, दैट्स इट। आया समझ में बेटा, जस्ट नोट डाउन, मजा आ गया ना, आ जा 4:30 बजे गाड़ी है तो क्या करना ऑफिस जाके, हाँ पैकिंग वगैरह करनी है, पैकिंग करनी है, पैकिंग में क्या करना है, हाँ सब बता दो मेरे को है, हाँ क्या करना पैकिंग में, गिफ्ट खरीदना बाकी है क्या, चलो ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ से, क्वेश्चन नंबर 5 following information given you to NSJ Limited gas Savasna, क्वेश्चन के अंदर आपके पास ईबीआईटी गिवन है, तो गिवन है गिवन 3,50,000, क्वेश्चन नंबर 5 कैपिटल सेक्शन में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन कितने रुपए की, रिजर्व सरप्लस 10% डिबेंचर्स, डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, और क्वेश्चन है साफ शब्दों में बोल दिया D1 तो क्या D1 निकालना पड़ेगा, तो बताओ यही निकालोगे इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, क्लियर। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना गिवन है 1000, तो मुझे बताओ मार्केट प्राइस, अरे करंट मार्केट प्राइस कितना गिवन है
1000 रुपीज, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या की ग्रोथ रेट कितना परसेंट जी? अब मुझे बताओ, जी मतलब जी टैक्स रेट कितना गिवन है? 30%। क्या क्वेश्चन में एक ही चीज गिवन है, बस आपको पुट करना आना चाहिए। 100% जी। जी परसेंटेज हो या आप देखो सभी फिगर किसमें लेके चल रहे हो। अगर पॉइंट में लेंगे तो 15% को 1.1 का इक्वल होगा। तो छोड़ो नहीं है, आयुष इतना मत करो। तो हम 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 6 7 जैसे हुए छुट्टी बराबर से कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया ना, अगर देखो ये तो तय है कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही है, पर आएगा ये भी है कि 7 में से एक क्वेश्चन आएगा, ये भी गारंटी लिख के दे रहा हूँ। क्या बात है? क्वेश्चन में ईबीआईटी की बने बोलो एक बात तो ठीक आप करो बेटा एक बात। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप नॉपेट निकालो। और नॉपेट इतना सिंपल क्यों दिमाग लगा रहे हो? ये देखो ना ईटीआई में टैक्स मैनेज करना है, क्या क्यों क्या नॉपेट? अरे क्वेश्चन में ईटीआई गिवन है। अरे सर कितना गिवन है? 3,50,000 बेटा। तो 3,50,000 टैक्स मैनेज कर दो, कितने परसेंट? 30% से। तो 3,50,000 में टैक्स मैनेज कर दो 1,05,000, तो कितना है? 2,45,000। तो क्या आपका नॉपेट 245 चलेगा आ गया? एग्जाम में 4 क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में के ही गिवन नहीं निकालना पड़ेगा। के कैपिटल बेटा कैपिटल सब निकलता है, क्वेश्चन प्रेफरेंशियल कैपिटल होती है। जब क्वेश्चन प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं तो कैपिटल निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या?
निकालो। चलो हाँ करेक्ट है। 18.5 के ही आएगा। आई क्या आएगा? 7% आएगा। ये आएगा समझ में? चलो ध्यान से देखो क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। जब एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंट में तरीके बताना चाहिए। सबसे पहले लिखोगे ईवी, आपको लिखना ईवी को लिखना इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इक्वल टू नो पेड। नो पेड की फुल फॉर्म लिखना बात बेटा। नो पेड मतलब क्या होगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल लिखोगे। अब आपके पास क्वेश्चन में ये देखो यहाँ ये अमाउंट लिख दोगे, ये लिख दोगे तो अल्टीमेटली इस अमाउंट पे ईवी आ जाएगा। अरे पेड लाइन छोड़ के आपके पास क्वेश्चन में क्या है? तो कंपटीशन ऑफ क्या बेटा? कंपटीशन ऑफ नो पेड। क्या क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे अच्छी बात पेड की गिवन है या पर्टिकुलर ईवीआई की गिवन? इतनी अच्छी बात है बेटा। तो यहाँ पे ईवीआई की गिवन और ईवीआई में जाकर मैं टैक्स का अमाउंट माइनस कर दूं। ईवीआई कितना गिवन? 3,50,000। इसमें 30% टैक्स माइनस करना है तो कितना आएगा? 1,05,000। इसके बाद जो अमाउंट है वो कितना आएगा? 2,45,000। दिस इज नोन एज क्या? नो पेड। जैसे ये नो पेड आया तो यहाँ पे 2,45,000 यहाँ पुट कर दो। बस और क्या निकालना है बेटा आपके पास बेटा? तो नाउ कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्या बेटा? नहीं, अब कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा। फिर दस निकलता है बेटा तो WACC मल्टीप्लाई बाई ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा। अरे बोलो बस ये पुट किया आ गया ऑपरेटिंग कैपिटल। और बात करते हैं बेटा तो कंपटीशन ऑफ क्या बेटा? ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड WACC। देखना मैं दोनों को एक साथ निकाल के बताऊंगा। देखो भी आप सभी का ध्यान दो। प्रेजेंटेशन कैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। देखना पर्टिकुलर अमाउंट और कॉस्ट। देखो आप देखते जाओ सब कुछ देखते जाओ टोटल। क्या क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, सरप्लस। क्या आपके पास प्रेफरेंशियल है? क्या डिबेंचर्स है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख। इक्विटी रिजर्व सरप्लस डिबेंचर्स तो कितना हो गया? क्या अल्टीमेटली क्या यही तो आपकी वो है? क्या यही ऑपरेटिंग कैपिटल है? बिल्कुल 17,00,000। उससे क्या फर्क पड़ेगा? कैपिटल तो ही नहीं। वो जवाब दो। अब बेटा मुझे सी कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट मतलब क्या? मुझे यहाँ पे के ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए? के आर चाहिए। और मुझे क्या चाहिए? के डी। के का फॉर्मूला क्या है? D1/P0 प्लस G। और क्या के और के आर सेम होता है? क्या क्वेश्चन में D1 गिवन है? कितने रुपए पे? 40 35। P0 कितना है? प्लस 0.15। ये 0.035 प्लस 0.15। अरे हाँ या ना? That means we can say 0.185. That means we can say 18.5%. अरे बोलो ना। तो ये आ गया 18.5%। ये भी कितना आएगा? 18.5%। अब मुझे क्या चाहिए? केडी। क्या चाहिए बेटा? केडी। केडी क्या होगा? 1 + 1 - T। आई कितना परसेंट है? 10%। 1 माइनस दैट्स कितना? 30%। अरे हाँ है ना? कितना आएगा बेटा? 7%। ये कितना आ गया? 7%। इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? बोलो ना। 7 ×
8625 60125 इन सबका सम करो 20 अरे नहीं यार 2087 अब भी तो डब्ल्यूएससी ये क्या डब्ल्यूएससी डब्ल्यूएससी मतलब 2,08,750 डिवाइडेड बाय कितना 17,50,000 मल्टीप्लाई 100 कितना 11.92%। तो ये अगर मैं बताओ यहाँ पे मैं 11.92% इंप्लीमेंट हूँ, यहाँ कितना 208600 36400 क्या है इधर बस आपको फॉर्मूला पुट करना चाहिए, लिंक करना आना चाहिए, दैट्स इट। वो देखो तो पीछे बाहर से आ गए देखते हैं तो समझ में आया क्या? अरे बोलो बेटा तो सबको 2 मिनट मैक्सिमम टाइम छोड़ दो बोलना तो सब सर हाथ में चलेगा ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 6 पे नहीं क्वेश्चन 7 है आप लोग बेटा सबसे पहले लिख रहे हो क्या? लिख लो नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 हम जो करेंगे बेटा 2 बार सीए फाइनल के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन और 1 बार अपने सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से पढ़ें बेटा। एक एलजी लिमिटेड कंपनी है, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग एज ऑफ 31 मार्च 2014। आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस 10% लॉन्ग टर्म डेट क्रेडिटर्स फिक्स असेट्स इन्वेस्टमेंट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन है, करंट असेट्स भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपके पास क्वेश्चन के अंदर देखो पीबीआईटी गिवन है, क्या गिवन है बेटा? सर कैसे बता? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो क्या पीबीआईटी के जरिए आप क्या नोपेट निकाल सकते हो बेटा? निकल जाएगा नोपेट। तो क्या 10 लाख पे टैक्स मैच कर दोगे? क्या क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है 30.875%। तो अगर मैं देखा जाए इस क्वेश्चन में बेसिक चेंज करूं, यहां पे 10 लाख गिवन है, इस 10 लाख में से 35.875% 3,58,750। तो इस क्वेश्चन में किसका नोपेट आ गया? कितना है? 6 लाख। तो इस क्वेश्चन में क्या है? 641,250। बोलो जवाब। अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए बेटा? देखो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर है ना, मार्केट मतलब आर और बीटा मतलब बीटा फैक्टर गिवन है। क्लियर? इससे क्या निकलेगा? केई। अरे बोलो तो केई निकलेगा। केई का फॉर्मूला बिल्कुल गलत चलेगा बेटा, ये केई का फॉर्मूला निकालते हैं बेटा अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे केई कितना आएगा? देखो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ बीटा। आर एफ डिनोट क्या करता है? 10%। क्वेश्चन गिवन आर एम कितना? 15% माइनस कितना? 10%। बीटा कितना? 1.4। दैट मींस वी कैन से 17%। देखो तो 16% 18% ये कितना है?
17%। अरे बेटा 15 में से 10 गए तो बचे 5, 5 मल्टीप्लाई 1 4 4 7, 7 plus 10 17%। ऑलरेडी हो सकते हो बेटा, तो क्या चाहिए कैलकुलेटर? 9। तो समझ में आया? अरे बोलो। अब आपको पता है इस क्वेश्चन के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल होगी तो कितना आएगा? 17%। रिजर्व कितना? 17%। देखेंगे बेटा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब क्या आओ बोल जवाब दो। क्लियर? आओ। उसके बाद क्वेश्चन जब ये बोल दिया, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की बेटा? 10 लाख। ये आ गया आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा? 10 लाख रुपए। बोलो हाँ है ना? रिजर्व सरप्लस कितना? 20 लाख। और क्या गिवन है उसमें? क्या प्रिपरेशन है? नहीं। क्या लॉन्ग टर्म बोनस डेट गिवन है? 10 लाख। कितने परसेंट से? 10%। 10%। 1 माइनस कितना टैक्स है? 25.87 है। तो 0.35875 बोल दूं? कितना है? 6.4125%। तो 6.4125%। Is it clear? Clear? तो नाम इधर का कितना आएगा? 1,70,000, 3,40,000। बेटा इसका बोल दो आप बेटा 6,41,250। बोलो इन सब का सम करो कितना आएगा बेटा? क्या बताओ? क्या ऑपरेटिंग कैपिटल निकल के आ गई? कितनी बेटा? 40 लाख। ये कितना आया बेटा? 40 लाख। अरे बोलो ना बेटा, डब्ल्यूसी निकालने के लिए आपको ये इसका सम तो कर दो। 1151 तो नाउ 1151,250 मल्टीप्लाई बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है? 28.78%। अगर मैं इसको 28.78% को यहाँ पे मैं कर देता तो कितना होता? 11 है 250 11 है 51,200। क्या सही तो चल रहा है सब कुछ? डिवेंचर नहीं 32 है। ये कितना है? 12825 बस। अब दोनों सम कितना है? 4 522 ये 522 82 डिवाइड बाय 32 कितना है बेटा? 16.338%। 16.238% multiplied by 32 lakh. हाँ? कितना? 522,816। This will be easy. तो समझ में आया? आया था किसी का? इजी था क्या था? करेक्ट स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा क्वेश्चन, उसमें कुछ भी इवन नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे होगा कैलकुलेट ईवी है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हाइपोथेटिकल लिमिटेड फाइनेंशियल रिस्क क्वेश्चन का गिवन 1.4। इससे पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन में नो पेड गिवन नहीं होगा, आपको पेड निकालना पड़ेगा। ठीक है? आओ इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व सरप्लस गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कई क्या क्वेश्चन कई गिवन है। एग्जाम में सीए फाइनल के एग्जाम में 6 मार्क्स पूछा है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है सोचो। समझ देखो आप इस क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। बट क्या आप इस क्वेश्चन के अंदर नो पेड चाहिए? नो पेड के लिए क्या पेड गिवन है?
तो आपको क्या चाहिए बेटा? पेट चाहिए। पेट के लिए डीएफएल का फॉर्मूला यूज करोगे। तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। पीडीएफ का बात से बिल्कुल हम चले जा सकता। डीएफएल कितना 1.4 क्वेश्चन में गिवन है। गिवन EBIT कितना गिवन है? क्वेश्चन में EBIT गिवन है। x मान लो। क्या इसको भी x मान लो? बढ़िया। क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है? इंटरेस्ट गिवन नहीं है, बट क्या हम डिबेंचर्स में लगने वाला इंटरेस्ट मुझे पता है कितना है बेटा? 10%। कितना आएगा? 40 लाख आएगा। 400 लाख का बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? 40। अरे बोलो, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब देखो ना, ये इधर जाएगा तो कितना होगा? 1.4x माइनस 40 इक्वल टू x। तो ये x इसमें घुसेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। 1.4x minus 56 is equal to x. Are you getting my point? अब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा। तो 1.4x प्लस का क्या होगा? माइनस का क्या होगा? प्लस। अरे हाँ, तो 0.40x is equal to 56। तो x is equal to क्या? 56 divided by 0.40। तो x is equal to कितना? 140x। अब x मतलब क्या होता है? EBIT। अरे है ना, तो आपके पास EBIT निकल गया तो काम ही बन गया। कितना होगा? 140। टैक्स कितना परसेंट है? 30%। कितना होता है? 42। 98। तो ये तो आ गया आपका 98 दो मिनट। अरे है ना, बस आपको क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आओ वो निकाल लेते हैं। क्या क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है? कितना बेटा? 170। रिजर्व सरप्लस 130। डिबेंचर्स 400। वो जवाब दो। अब एक बात बताओ, केई क्वेश्चन में गिवन है निकालना है? केई क्वेश्चन में गिवन है निकालना है? गिवन है। कितना परसेंट से बेटा? 17.5%। ये आया 17.5%। 17.5%। क्या क्वेश्चन में केडी गिवन है तो ये निकाल सकते हैं? 7% कैसे बेटा? यही कौन लगेगा? 0.3। तो कितना आएगा? 7%। क्वेश्चन में केडी निकालना ही नहीं इस क्वेश्चन में बेटा। अरे बोलो कितना परसेंट? 7%। तो कितना है? 29.75। 22.75। कितना है? 80। तो ये फॉर्मूला कर देंगे हम WCC के लिए बेटा। 80.5 divided by 700 multiplied by 100. How much? 10 point exact 11.5% multiplied by 700. How much? 8050 हाँ 18.5 that is 17.5। अब एक गलती इस क्वेश्चन पे ये होगी, सब फिगर इन लैक्स में है बेटा। तो अगर सब क्वेश्चन शुरुआत में देना फिगर इन लैक्स या क्वेश्चन लास्ट में देना अब वो फिगर इन लैक्स। और समझ में क्या ये डर था जब तक वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आता समझ में आया। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये एग्जाम में मार्क्स तय है 6 मार्क्स का चैप्टर तो आना ही आता है और इन 7 में से एक क्वेश्चन फंसना ही फंसना है तय है। पर ईवीए की थ्योरी तो जीवी की थ्योरी को ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। श्योर आज इतना ही। थैंक यू।